From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडियन चैनल पर। मैं अजीत सिंह। आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे और एक जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो भारत में, इंडिया में, सारे स्टेट्स में बहुत ही, जिसको कहते हैं कि हर स्टूडेंट, हर छात्र, हर पेरेंट परेशानी में है और सोच रहा है कि ये क्या बनेगा इसका। और दूसरा है जो महाराष्ट्र का मुद्दा है और उसको देख के हर इंसान विचलित हो रहा है कि और सोच रहा है कि कौन है हम लोग, कहां से आए हैं, क्या चल रहा है, कहां आ गई ये दुनिया। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही प्रख्यात और जाने माने हमारे पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट और दिल से बात करने वाले अशोक वानखेड़े। अशोक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। और स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम बहुत ही, जिसको कहते हैं कि हम आप हमारे चैनल पे आए, हमारा सौभाग्य है कि आपके जैसी जानी मानी हस्ती हमारे चैनल को, मुझे एक छोटे से आदमी को आप इतना आपने अपना टाइम दिया। और मैं, खैर आपका परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरे डायस्पोरा के लोग हैं वर्ल्ड वाइड, जो हिंदुस्तान में नहीं है, जो यूएस में है, कनाडा में है, यूरोप में है, यूएई में है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अशोक वानखेड़े क्या हस्ती हैं। ये आंखों में आंखें डाल के देख के बात करने वाले हैं और कोई लाग लपेट नहीं, सीधा मुंह पे बोलने वाले हैं। ये उंगली दिखा के बात करते हैं, ये इनकी खासियत है। दैट्स व्हाई भाऊ, इनको भाऊ भी बोला जाता है। आई लव यू। और इनका तीसरा नाम है टाइगर। तो आज टाइगर के साथ एक सिंह बैठा हुआ है और दोनों संवाद करेंगे, लेकिन हम एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे बैठ के बात करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल जो तथ्य है, जो सच बात है, जो सही है उसको सही बोलना है, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। कोई हमें भेदभाव नहीं है। भाऊ जो है वो विदर्भ से हैं। इनके पिताश्री जो थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। इन्होंने खुद एक बहुत बड़े स्कूल, जिसको कि इट्स नोन इन इंडिया, जो सतारा में सैनिक स्कूल है, वहां से पढ़ाई की है। फिर ग्रेजुएशन के बाद ये इंदौर गए और वहां से इन्होंने अपना पत्रकारिता का शुरू की अपना। और फिर आजकल दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे नजरें मिलाने में इतनी जल्दी वो हामी नहीं भरते कि मुझे ये एक ही इज अ फायर ब्रांड इन इंडियन मीडिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने कृपा की, आप हमारे छोटे से चैनल पे आज आए हैं। अशोक जी, तो पहला मुद्दा जो मैंने बात की कि हिंदुस्तान में इस टाइम पे, भारत में जो ये यूजीसी का मुद्दा है, मैं एक लाइन में सिर्फ एक सवाल करूंगा, ज्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगा, बस क्योंकि 4 दिन से चल रहा है ये मुद्दा। और
टीवी पे बहुत सब हर कोई देख रहा है, सबको पता है, लेकिन एक लाइन में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये उंगली दी क्यों सरकार ने? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ना सवर्णों को कोई प्रॉब्लम थी, ना जनरल कैटेगरी को, ना जो पिछड़े थे, ना दलित थे, ना एससी एसटी, ना ओबीसी। तो इसको उठाने का मतलब क्या था, मंशा क्या थी, क्या चल क्या रहा है? मतलब मुझे हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि क्यों। जी अशोक जी। सबसे पहले अजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके ग्लोबल इंडियन चैनल, ये आपका नहीं, हम कई भारतीय इसको अपना समझते हैं, मेरे जैसे लोग, आपके मेरे व्यक्तिगत संबंध है, तो एक बड़े भाई के नाते आपने आदेश किया और हम हाजिर हो गए। दूसरी बात, मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। आप ज्यादातर आपके एनआरआईज हैं, बाहर है, और आप बाहर रहते हुए भी देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी लोग हम भारत में प्यार करते हैं। इसलिए आप हमारे लिए और अजीज है, क्योंकि विदेश में रह के भी आप भारत के बारे में सोचते हो, जानना चाहते हो कि भारत में क्या हो रहा है। वर्तमान में देश आजाद होने के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, हमने आपातकाल का समय भी देखा इस देश में, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जिसको अघोषित आपातकाल हम माने 2014 के बाद। इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यदि वो गोदी हो जाए या पमेरियन होके सरकार के चरणों में बैठ के सरकार का गुणगान करे, ऐसे में वास्तविक सच्चाई लोगों के सामने रखने का काम कुछ पत्रकारों को तो करना पड़ेगा। और यदि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पत्रकारिता कर रहा हूं, मेरे प्रोफेशन को ईमानदारी से काम कर रहा हूं, उसमें भी आदमी को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी पत्रकारिता का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे बाकी लोगों को जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरे जैसा आदमी को लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं या बात करना चाहते हैं। बहुत सही बात कही। ये सवाल अजीत भाई हम आपस में भी एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत उन्होंने ये कहा कि हर स्कूल कॉलेज में, नहीं तो हम मान्यता रद्द कर देंगे, आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा, ईओसी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में क्या होगा, वहां एक सदस्य प्रमुख होगा, 3 प्राध्यापक लोग होंगे, एक कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, 2 सामान्य नागरिक होंगे, 2 विशेष आमंत्रित होंगे, विद्यार्थी होंगे और एक कोऑर्डिनेटर होगा। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि किसी भी पिछड़े ओबीसी विद्यार्थी का यदि उसको कुछ प्रताड़ित किया जाता है तो वो कंप्लेंट करेगा जी। उसको प्रताड़ित कौन करेगा, सवर्ण करेगा, और प्रताड़ित करने के बाद उसको तुरंत एक्शन हो जाएगी। जो कंप्लेंट करेगा वो तो कंप्लेंट करके घर बैठ जाएगा, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी उसको बताना होगा कि मैं निर्दोष हूं। The onus of proving not guilty is on the man against whom the complaint is made. अच्छा, गलत कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रताड़ना हो रही है। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 बहुत बड़े कानून इस देश में हैं। एक एंटी रैगिंग कानून है, स्कूल कॉलेजेस में यदि रैगिंग होती है बच्चों की, सीनियर जूनियर कोई भी किसी को प्रताड़ित किया जा सकता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो और वो बहुत कड़ा कानून है, उसमें सजा का प्रावधान है। दूसरा एट्रोसिटी एक्ट है हमारे यहाँ, किसी भी पिछड़े दलित को आप उसका नाम लेके कि तू दलित है ये बोलने पे भी सजा हो सकती है। जब ये दोनों कानून स्ट्रांग है और ये कॉलेज प्रीमाइसेस में, एजुकेशन प्रीमाइसेस में लागू है, फिर ये तीसरी जरूरत क्या थी जी। और इसमें दलील दी जाती है। अब ये दलील सरकार की है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप हंस दोगे इस पे, ये व्यंग है, जोक है। ये दलील ये दी जाती है कि 2019 और 20 में ऐसे पिछड़ों के उत्पीड़न के 173 केसेस आए, 173 पूरे देश में। बाद में 2023-24 में ये 378 हुए।
पिछले 5 वर्षों में 1160 केसेस आ गए उत्पीड़न के। तो जो परसेंटेज उन्होंने निकाला बढ़ोतरी का, वो है 118 जी। ये 118% केसेस बढ़े। परसेंटेज वाइज तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन केसेस बहुत कम है। 143 करोड़ के देश में 1118 केसेस कुछ भी नहीं। आगे मैं एक आंकड़ा और देता हूं। हमारे यहाँ करीब करीब 1153 विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटीज है, 48,000 से ज्यादा कॉलेजेस है, 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स है। उनमें आप 50% भी पिछड़े पकड़ लो तो करीब करीब 1.25 करोड़ हो जाते हैं या 2.25 करोड़ हो जाते हैं। 2.25 करोड़ के परसेंटेज यदि मैं निकालूं उत्पीड़न का, तो वो 0.0018%। इसके पीछे मनीषा क्या थी? वर्तमान में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनको यह पता है कि इस देश का सवर्ण उनका कोर वोट बैंक है। चाहे कुछ भी करो, वो कहीं नहीं जाता। बिल्कुल। एक वोट बैंक है जो विपक्ष के साथ हमेशा जाता है, चाहे पीडीए के नाम पे हो या अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, या फिर कोई पिछड़े जाति के संगठन है उनके नाम पे हो जी तो वो है पिछड़े लोग। जी। तो इन पिछड़ों को खुश करने के लिए, ताकि वो भी अपना वोट बैंक बने, ये कानून ले आए। अब इसमें हुआ ये कि इन्हें कभी विश्वास नहीं था कि ये जो टोटल 17-18% देश में लोग मुझे हैं, हंसी आ रही है कि हाँ। मुझे हंसी आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आज याद आया क्योंकि अगले साल वो पीडीए को बीट करना है यूपी में। बीट करना है यूपी में। तो फिर आपने ये डब्बा खोल दिया। अब इसमें से जीन बाहर निकला। अब हुआ यूं कि सवर्ण पहली बार खुल के बाहर आए। खुल के लोगों ने इस्तीफे दिए और पहली बार नरेंद्र मोदी जी और इन लोगों को औरंगजेब तक कहा गया। उन्हें कहा कि हमारे बच्चे जाएंगे कहां? कोई भी कंप्लेंट कर देगा उसका तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, यानी वो एजुकेशनल करियर खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? या नीचे मुंडी करके जाएंगे और आएंगे वापस? ये कौन सा इक्विलिटी सेंटर है? अब जब सवर्णों ने हथियार उठाया और ये एक जगह नहीं पूरे देश में बवाल हो गया, पूरे देश में, तो अब हुआ ये कि ये कानून सरकार वापस भी नहीं ले सकती। ये किसान कानून थोड़ी है वापस ले लिए। ये वापस लेने पे दलित उठ जाएगा। हो गया, वो हो चुका है। तो उसने क्या किया? वर्तमान में क्या है, दुर्भाग्य है देश का कि हमारी न्यायपालिका भी सरकार के लिए कई बार काम करती हुई दिखाई देती है। जी। हमारे देश में कई केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, पेगासस के से लेके कई इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन आज 3-3, 4-4 साल से उसकी हियरिंग नहीं होती। लेकिन ये विद्रोह देखते हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने, एक ने रीट पिटीशन की, तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत हियरिंग करके उसको स्टे दे दिया। और स्टे की भाषा सुनेंगे आपको अजीत भाई, बड़ी हंसी आएगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहते कि भाई हम तो इस विषय की जानकार नहीं है। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का क्यों? उन्होंने कहा कि हम तो इस विषय की जानकार नहीं है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे इसका मिसयूज बहुत हो सकता है, इसलिए हम इसको स्टे देते हैं और मार्च महीने में सरकार इसमें हमको अफिडेविट फाइल करे या नया प्रारूप लेके आए। ठीक है, अब ये स्टे हुआ कब तक का? मार्च तक का। यदि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसमें सोसाइटी डिवाइड होती हुई दिखाई देती है, तो आप उसको डे टू डे हियरिंग लगा देते। आपने मार्च तक दे दिया। सवर्णों ने गुलाल उठाया, ढोल ढमाके बजाए, बोले हाँ हम जीत गए, हम जीत गए, हो गया, अब सवर्णों की जीत हो गई, परशुराम जिंदाबाद, बहुत सारे हो गए। जो दलित चुपचाप बैठा हुआ था घर पे जी, वो रास्ते पे आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद बोलने लगे, वो मुर्दाबाद बोलने लगे। फिर सवर्णों को किसी ने फिर बता दिया, अरे ये स्टे है, जीत नहीं है जी। अब वो फिर रास्ते पे उतरा है। हाँ। और बोले लड़ाई तब तक जारी रहेगी। अब ये लड़ाई यहां तक नहीं रुकी अजीत भाई, क्योंकि डब्बा खुल गया। मैंने बोला ना,
बोतल से जिन बाहर निकालोगे अंदर घुसेड़ना बहुत मुश्किल है जी। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये यूजीसी का कानून तो रद्द होना ही चाहिए, साथ में एट्रोसिटी वाला कानून भी रद्द करो। अरे नई डिमांड, ये मैंने आपसे सुना है, मुझे अब ये इसका नई डिमांड आ ध्यान गई नहीं कि था। एट्रोसिटी का कानून भी बंद करो। अच्छा। अब यहाँ दलित उतर आए हैं रास्ते पे, यदि ये कानून रद्द हो गया, मतलब यूजीसी का वापस ले लिया, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आप बताइए, यदि आप नरेंद्र मोदी होते तो आप मार्च में क्या करते? आपने कर ली है शेर की सवारी, आप सिंह है ना, किसी ने आपकी सवारी कर ली है। अब शेर को मोदी जी चला नहीं पा रहे, शेर अपने हिसाब से जा रहा है जहां जाना है। मोदी जी को नहीं जाना, वहां भी शेर लेके जा रहा है। मोदी जी उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि उतरते से शेर खा जाएगा। ये देश एक सिविल वॉर के कंडीशन में जाके रख दिया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ बात करता हूं अजीत भाई, मेरा टेंशन ये पिछड़ा अगड़ा ये नहीं है, मेरा ये बात टेंशन मेरे दिमाग सत्ता में भी की आई। राजनीति मेरी नहीं है। नहीं, ये आज बात यदि मेरा देश सिविल वॉर के मोड़ पे खड़ा है, बिल्कुल, यदि सिविल वॉर होती है इस देश में, तो ये संभले नहीं संभालेगा, क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। आप नो आर्मी, नो इंडियन पुलिस, नो सिस्टम कैन कंट्रोल दिस सुनामी ऑफ 140 करोड़ पीपल। और ये आपने सिर्फ राजनीति में बांटने और तोड़ने और बांटने के चक्कर में ये काम किया, क्योंकि अभी हिंदू अपने जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चला नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने एक देश को ताक पे लगा के रखा है। हाँ, और अगर भविष्य जैसे देश का चिंतित है। जेएनयू से शुरू हुआ है ये जो पिछड़े हैं और बाकी जो सवर्ण है, तो वहां से शुरू होते होते अब वो जो जिले चंद्रशेखर में, आजाद है, अरे जिले जिले में हमारे पास तो वीडियोज है, जिले जिले की वीडियो है, हर जिले में हो रहा है। अब 1 फरवरी को, मतलब आज, बैन का मतलब बंद का ऐलान किया सवर्णों ने। सवर्णों के बंद के खिलाफ फिर ये उठ के खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे तुम बंद करके, आप एक बंद हम भी करके दिखाएंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान इस देश का होगा, देश का। बिल्कुल। हम कहां से एनवायरमेंट, हम कहां से बोलेंगे पैसा लाओ? आज आप एनआरआई है, आपका दिल के प्रति, देश के प्रति बहुत दिल में आपकी आस्था है, आप थोड़ी बहुत पैसे कमाते हो, सोचते हो कि मेरे भारत में लगाऊंगा तो भारत का भला होगा। क्या इस कंडीशन में, जहां भारत सिविल वॉर की स्थिति में है, जहां दसों प्रॉब्लम है भारत के, विदेश नीति डिरेल्ड हुई है, वित्तीय नीति के भगवान भरोसे है, यहाँ पैसा डॉलर और रुपए की कीमत में हम अब शर्मसार हो गए, 92 रुपए तक टच हो गया। ऐसे पोजीशन में कौन, वहां एफआई सारे हमारे पैसे मार्केट से उठा के ले गए। आज शेयर मार्केट, आज बजट प्रेजेंट हो गया, शेयर मार्केट 2500 पॉइंट नीचे गिर गया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेशकों को क्या बोलूं? आज भारत के पास स्किल है, मेरे पास लोग है काम करने के लिए, मेरे पास स्किल है, मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहां से आएगा इन्वेस्टमेंट? बाहर से आएगा। मेरा देश 200 लाख करोड़ के कर्जे पे डूबा हुआ है। जब मोदी जी आए थे तो 50 लाख करोड़, 52 लाख करोड़ देश पे कर्जा था। आज 200 लाख प्लस कर्जा है। एक साल इन्होंने अगर ये फ्लाउंट कर गए रीपेमेंट, तो नहीं, श्रीलंका बांग्लादेश वाली हालत हो लोग, आपको भी, आप लोग बाहर है, आपको कई चीजें पता नहीं होती। जब भी सरकार डेप्ट लेती है, कर्जा लेती है बॉन्ड से या इससे, तो सरकार लेती है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, एक्सटेंशन पे 12 साल, 10 साल बहुत बड़ा पीरियड माना जाता है। 10 साल के लिए बॉन्ड लेना मतलब बहुत मुश्किल है। 2023 में मोदी सरकार ने 50 साल के लिए बॉन्ड लिए, मतलब जो पैसा आपने 2023 में उठाया वो 2073 में सरकार देगी। आप इमेजिन करिए 2073 में जो सरकार में लोग होंगे वो क्या करेंगे? ऐसे फोटो रख के जूते मारेंगे कि कहां, कौन से हमारे पूर्वज थे, कहां पैसा उठा के ले आए आज भी कर्जा मांगने के लिए। मतलब मेरा ग्रैंडसन घर के बाहर बेल बजेगी, वो दरवाजा खोलेगा और उसको बोला जाएगा कि आपके दादाजी ने पैसा लिया था वो वापस करो, अब मेरी पूजा करेगा वो?
मैं मात्र मंगलयान पे खुश नहीं होता। कई देश है इस दुनिया में जो मंगलयान पे यान भेज सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भेज सकता है, यूरोप के कई देश भेज सकते हैं, लेकिन मंगलयान पे यान भेजने के पहले मेरी प्रायोरिटी मेरे यहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था करनी है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है। सुप्रीम कोर्ट को 75 साल बाद, इस देश की आजादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना पड़े और कानून बता के कहना पड़े कि तुम्हें हर स्कूल में लड़कियों के लिए बाथरूम बनाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट को 75 साल बाद आदेश देना पड़ेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस देशवासियों के लिए नहीं है। माफ कीजिएगा, आप सभी दर्शक भारत से बहुत प्यार करते हैं। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं मेरे देश की। 75 साल बाद महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल में बाथरूम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने परसों के दिन डिसीजन दिया है, 2 दिन पहले। संघ चालक खुद कह चुके हैं, जो बीजेपी जिस संघ को जो अपना मानती थी पहले, अब तो संघ खुद बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गया है। संघ चालक ने कहा कि इस देश में स्वास्थ्य और एजुकेशन आम आदमी के हाथ से बाहर चला गया है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैज बिकम टू कॉस्टली। पानी नहीं है बराबर। आप इंदौर से हैं, इंदौर स्मार्ट सिटी, सबसे स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सिटी। आज वो 30वां आदमी मर गया, 30 लोग मर गए, 40 people have died। और वो डॉक्टर था या डॉक्टर का कोई रिलेटिव था जो गुजर गया। यदि इस देश में 75 साल बाद पीने का पानी मुहैया नहीं करवा सकते, आई डोंट, मैं विश्व गुरु होने का कई तगमा नहीं मेरे को, विश्व में खड़े होने की औकात नहीं मेरी। विश्व गुरु हमारे बोलने से और आपके वहां पे देश का प्रधानमंत्री आने पे मोदी मोदी चिल्लाने से देश बड़ा नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूं, देश बड़ा होता है अंतिम व्यक्ति जो देश का होता है, जो सामान्य इंसान देश का है। यदि वो सुखी है तो फिर आप गर्व से कह सकता हो कि मैं भारतीय हूं। आज हम भारत के गर्व पे, इतिहास पे ही गर्व कर सकते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज पे गर्व कर सकते हैं, गुरु नानक पे गर्व कर सकते हैं, महाराणा प्रताप पे गर्व कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वर्तमान में क्या है मेरे पास? गोल्डन इतिहास है मेरा वर्तमान टोटल डार्क में है। तो मेरा भविष्य कैसा होगा? क्या बात की मैं अपेक्षा करूंगा? अभी एक मेंटल हेल्थ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में 1 सप्ताह पहले। डाटा है सर, सरकार का, मतलब इट्स एन इंटरनेशनल एजेंसी, उसका डाटा है कि 60% ऑफ यूथ आर मेंटली इल इन इंडिया। 60%। एंड इलनेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द फ्यूचर। नौकरियां नहीं है। कॉलेज से निकला हुआ लड़का, ग्रेजुएट हुआ लड़का डिप्रेशन में जाता है क्योंकि उसको नौकरी नहीं है। अप्लाई करते करते जीवन के 5 साल निकल जाते हैं, शादियां नहीं होती। पूरे भारत में किसानों की हालत इतनी बुरी है कि किसान के घर लड़की देने को कोई तैयार नहीं है। किसान के लड़के 40 साल 50 साल की उम्र हो गई, कोई रिश्ता नहीं आ रहा है क्योंकि किसान के घर लड़की नहीं देंगे, लड़की भूखी मरेगी। सोचो, जो बुजुर्ग बाप है, कोई रिटायरमेंट में है या कोई खेती नहीं कर सकता, उनकी के कैसे, उनकी मानसिकता क्या होगी? वो भी मेंटल डिसऑर्डर में आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अकेले, जहां से आप भी आते हैं अजीत भाई जी, मैं आप ही के राज्य का कहानी सुनाता हूं आपको। रोज का 6 का एवरेज है आत्महत्या का किसानों का। 6 फार्मर्स कमिट सुसाइड एवरी डे। ये पहले नहीं था। मैं थाने में जन्मा पला हूं, थाने ईस्ट में, जहां के अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं शिंदे, एकनाथ शिंदे। हाँ, एकनाथ शिंदे। वो कोपरी गए थे, मैं कोपरी का हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। तो हमको तो पता है, लेकिन अब क्या बोले, अब क्या यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखिए, ये फर्क है भारत में। यदि ये टेम्पो ऑटो चलाने वाला पॉलिटिशियन बनता है तो मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर बनता है, मिलियनियर और बिलियनियर बनता है। चाय बेचने वाला तथाकथित, क्योंकि वो सब फ्रॉड केस है, और रेलवे स्टेशन ही नहीं था जब वो चाय बेच रहे थे। तो जब तथाकथित चाय बेचने वाला आदमी यदि पॉलिटिशियन बनता है तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और इस देश का किसान यदि सिर्फ किसानी करता है, खेती करता है, इस देश के लिए 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करता है, तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है।
ये वास्तविकता है इस देश की। मैं देश को बदनाम नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये देश आपका है, आपको इस देश की सच्चाई जानने का अधिकार है। आज मैं इसलिए कहा कि ये यूजीसी की वजह से हम बिल्कुल एक सिविल वॉर की स्थिति में आ गए हैं, और ये सरकार की देन है, और सरकार चुप होकर तमाशा देख रही है, क्योंकि मेरा अब सरकार सवाल के ही भी ये हाथ था से कि चीजें ये निकल गई है। इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत ही नहीं थी हमारे यहाँ, नहीं था। जरूरत नहीं थी, लेकिन हवस, एक लस्ट फॉर पावर, बिल्कुल। lust for power. You are into politics, sometime you win, sometime you lose. It's a game. And you are not here to be continuously into power. Now Absolutely. they want to be in power in whatever way they can be. Through manipulation, through election commission, through deleting people. With all fraud matters, you want to be in power. For what? Be in power, at least do something for the nation. तो फिर ये इनको बहुत डर लग रहा है, वो जेनजी बोल रहे हैं, जैन जी बोल रहे हैं। अभी वो क्या है, इनको जेन जी से अब खतरा लग रहा है कि ये उठ जाएंगे। दो बार तो हुआ उठ जाएंगे। हमारे यहाँ एक दिल्ली के पास लग के ही हरियाणा में एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। हाँ, हाँ। अरावली रेंज ऑफ बिल्कुल, हाँ। हिल्स, राजस्थान माउंटेन तक, रेंज है। गुजरात तक जाता है, माउंट आबू और तक दैट जाता है। अरावली, एग्जैक्टली, एंड अरावली रेंज इज ओल्डर देन द हिमालयन रेंज। जी। तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस थे भूषण गवई जी, पता नहीं किस मूड में उन्होंने जजमेंट दे दिया कि इतने मीटर हाइट पे ही पर्वत माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आप इमेजिन करिए, पूरे अरावली में सिर्फ आपको पिलर दिखते हैं ऐसे 10-10 मीटर के, और 10 मीटर से नीचे कोई 8 मीटर है तो उसको तोड़ दो, अलाउ कर दो काटने के लिए। तो उसको लेकर सारा जेनजी रास्ते पे आ गया, लाखों की तादाद में। और जैसे जेनजी आ गया, सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे डूब गई। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सुओ मोटो उसको ले लिया और उसको स्टे दे दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट स्टे दे, ऐसे काम ही क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन पे, यूजीसी में भी तो यही हुआ है। यूजीसी में भी सरकार के पीछे छुपे हैं। लेकिन मार्च में भाई नाई बाल कितने हैं, जब काटेगा तो सामने आ ही जाएंगे ना, क्यों नाई को पूछते हो? और अब क्या है कि वो दूसरे पक्ष के भी लोग जाग गए हैं कि आपने अगर इसको स्टे दिया, वापस लिया। अभी तक तो मैं सिविल वॉर इसलिए नहीं कह रहा था कि सवर्ण अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब सवर्ण कहते कि इसको लागू नहीं करोगे, और पिछड़े कहते इसको लागू करके रहोगे। अब इन दोनों के टकराव में देश बर्बाद होगा। मैं फॉलो कर रहा था न्यूज, तो मेरे दिमाग में यही आया कि ये बड़ा बवाल बन सकता है, विच इज गोइंग टू डिवास्टेट द कंट्री, जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे के। मेरा डर वो है। अच्छा, होता क्या है अजीत भाई, दूसरा एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि देश में सभी को रोजगार है तो आपको फुट सोल्जर नहीं मिलते। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कौन, मुझे बताइए, सब लोग यदि जॉब कर रहे हैं तो कौन जॉब छोड़ के कावड़ उठाने जाएगा? हाँ, बिल्कुल। कौन एजुकेशन में जाएगा? सब अपने नौकरी में, काम में व्यस्त है। यहाँ बेरोजगारी का आलम जबरदस्त है। और उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि यदि किसी सरकारी जगह पे बीच में राजस्थान में विधानसभा में प्यून की जगह निकली थी, 6 प्यून की जगह, प्यून 6 प्यून के लिए 4 लाख एप्लीकेशन आए थे, और एप्लीकेशन में एमबीए और एमटेक वाले लोग थे। That shows the unemployment in India. I don't go by the government survey कि हमने इतने जॉब दे दिए, उतने जॉब दे दिए। ये तो भीख मांगने वाले को भी जॉबर बोलते हैं। आलू तलने वालों को, आलू वड़ा तलने वाला भी जॉब करता है बोले, एंटरप्रेन्योर है। बट वेयर आर जॉब्स? इंडस्ट्रियल आउटपुट डाउन है तुम्हारा, पिछले क्वार्टर का अभी रिपोर्ट आई है। If industrial output is down, that means factories are not running at the full capacity. So they are going to share the workers.
कोविड के बाद जो लोग बाहर गए थे वो गांव में आए, गांव से निकले ही नहीं बाहर, फिर वापस गए ही नहीं। आज अमेरिका ने जो हम पे टेरिफ लगाया है उससे लाखों के तादाद में करीब करीब 17 से 18 लाख लोग बेरोजगार पड़े हैं सूरत में, डायमंड इंडस्ट्री में। 5 से 6 लाख लोग बेरोजगार पड़े हैं कारपेट इंडस्ट्री में। मैं तमिलनाडु का टेक्सटाइल और बाकी का तो आंकड़ा बताता नहीं। हमारे जितने सी फूड एक्सपोर्टर थे सारे के सारे समुद्र में फिश कैचर खाली बैठे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने बड़े बोल बोले हैं। देखिए कोई नहीं, आदमी इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। अरे लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं साथ है। आज कितने दिन हो गए? आज इतने दिन हो गए, क्या नया कारपेट का मार्केट आपने ढूंढा? क्या उन लोगों को सब्सिडी दी सरकार के पास? द एंटायर आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन पॉलिसी इज टोटली डिरेल्ड. Economical policies are at the bottom root. They have gone to dogs. क्योंकि ये देश सनातन लोगों का देश है, या आस्था इसलिए भगवान भरोसे चल रहा है। कोई सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने 10 बार कहा, मैं आज फिर एक बार आपके माध्यम से, कोई आपके मित्र सरकार में बैठे हो तो आप फिर कहिए, इसी ग्लोबल इंडियन प्लेटफॉर्म पे मैं अजीत भाई के परमिशन से चैलेंज करता हूं सरकार को, विनंती करता हूं, चैलेंज छोड़िए, रिक्वेस्ट करता हूं, गुहार लगाता हूं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा आए, बैठे यहां पे, मेरे 5 सवाल होंगे, उस 5 सवालों के जवाब देंगे। आंकड़े आपकी ही सरकार के होंगे, लेकिन मुझे जवाब में जवाब चाहिए। मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नहीं चाहिए। मुझे रामायण महाभारत औरंगजेब नहीं चाहिए। मुझे हिसाब चाहिए 2014 से आज तक का। इतना तो मांग सकता हूं, टैक्स पेयर हूं। और वो जो मेरे भाई विदेश में है, जो भारत के लिए करते, तो आप सोच भी नहीं सकते जो उनका कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति। चले देखते हैं ये जो बजट आए जी। तो ये बजट तो अभी आजकल तो बजट, हमारा प्रेजेंटेशन जो बजट आप देखते होंगे तो हंसी आती है। पहले बजट हुआ करते थे कि आपको पता पड़ता था कितना पैसा आया, कितना खर्चा हो गया, अलॉटमेंट क्या क्या मिनिस्ट्री का। यहाँ कुछ नहीं होता आजकल, वो सिर्फ घोषणाएं पढ़ते हैं। और अब जो एनेक्चर मिलता है वो कभी कभी इतना बड़ा बंडल होता है 5-6 किलो का, उसको पढ़ने के बाद पता पड़ता है कि कितना अलॉटमेंट कटा है, कितना अलॉटमेंट गया है। सरकार एक्चुअली जो घोषणा करती है उसके मायने क्या है। सरकार ने बोल दिया कि हम 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलेंगे, लेकिन वो 3 आयुर्वेदिक एम्स जो होंगे वो कब खोलेंगे, पता पड़ता कि वो 1947 तक, 2047 तक का उसका टारगेट दिया, तो कोई मायना नहीं है। तो वो कागजात महत्वपूर्ण होते हैं। वो जब होंगे तो बजट के लिए एक बार भारत का बजट कैसा है और विदेशी भाइयों के लिए कैसा है, उसके लिए एक अलग छोटा प्रोग्राम भी कर सकते हैं हम उसका। करेंगे अब क्योंकि समय भी, ये जो बजट में समय प्रॉमिस खत्म हो रहा करते हैं है और वो क्या अचीव करते हैं। तो मैं महाराष्ट्र के ऊपर आता हूँ जी। महाराष्ट्र में जो अजित पवार का जो देहांत हुआ वो वाकई बहुत दर्दनाक है। बहुत, ऐसे मुझे बहुत पता है आपका पॉलिटिशियन, व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत पवार होने फैमिली के के साथ बावजूद, आपका बहुत अच्छा मेरा गहरा संबंध था, मुझे मालूम है। मेरा पवार परिवार के साथ मेरे संबंध है, लेकिन सबसे ज्यादा पवार परिवार को कटघरे में मैंने ही खड़ा किया है, वो भी मैं बता दूं दर्शकों को। मैंने सबसे ज्यादा अजित, नहीं, आपका शरद पवार के सामने खड़े होके आपने बात की थी, अभी पीछे भाषण दिया था। तो कुल मिलाकर अजित पवार का जाना ये महाराष्ट्र के राजनीति के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था कि जो दिल्ली को आंखें दिखा सकता था। अभी वर्तमान में दिल्ली को आंखें दिखाने वाले कोई लोग है नहीं। उद्धव ठाकरे है तो उद्धव ठाकरे कमजोर है, दिखा नहीं पाते, वो आंखें खोल ही नहीं पा रहे तो दिखाएंगे क्या। शरद पवार वृद्धावस्था में है, 85 प्लस, वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि दिखाए। एक अजित पवार की दिखा देते। अभी हमारे पास एक नपुंसकों की फौज है जो राष्ट्र चला रहा है। अजित पवार और शरद पवार दोनों एक होने वाले थे, और दोनों एक का ऐलान ये मुझे भी पता था, और 12 फरवरी को वो ऐलान करने वाले थे कि दोनों पार्टियां एक हो रही है। सुना मैं। अजित पवार रिग्रेट भी करते थे कि अलग पार्टी क्यों बनाई, कुछ उन्होंने कई बार मुझे बोला भी, क्योंकि अजित दादा को मैंने एक बार पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि देखो 1400 करोड़ रुपए के
1400 करोड़ रुपीस के मेरे एसेट ईडी ने फ्रीज किए थे, मतलब पूरे ग्रुप के, बहनों के, दामादों के, सबके, पूरे परिवार के। लेकिन फिर भी मैं लड़ता रहा, मैं डरा नहीं। लेकिन मैं तुझे और तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बता दूंगा कि कोई भी पिता अपने बेटे को जेल में जाते हुए नहीं देख सकता। बिल्कुल। तो अब जो समझना है समझ लो। हाँ, क्या उन्हें कोई धमकी दी गई थी ईडी वीडी की कि बेटे के चलिए, जो भी हुआ वो पार्टी अलग हो गई, लेकिन उनको रिग्रेट था और वो वापस आना चाहते थे। लगातार जो हमारे यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़े थे, शरद पवार अजित हाँ, पवार, हाँ, और 12 तारीख को अब फाइनल हो गया था। लेकिन अजित पवार चाहते थे कि, अजित पवार की पार्टी चाहती थी क्या? उनके पास उसमें फाइलें भी तो थी ना, वो जो अपना चिंचवाड़ा नहीं, और उसकी उसकी नहीं, उन्होंने कहा न्यायपालिका था, अपना। नहीं, हाँ, उन्होंने जब पिंपरी चिंचवड़ के चुनाव में जब बहुत ज्यादा कीचड़ फेंका गया एक दूसरे पे, तब उन्होंने कहा कि मुझको क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो, मेरे पास भी फाइलें हैं, मैं खोलूंगा तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। वो एक डर था उनको। दूसरी बात, अजित पवार और शरद पवार एक होने के बाद इसमें दो ऑप्शंस थे अजित भाई, या तो शरद पवार और अजित पवार मिलके एनडीए में जाते, वर्तमान सरकार में साथ होते, या शरद पवार और अजित पवार मिलके कांग्रेस के साथ होते इंडिया गठबंधन में। यही दो ऑप्शन थे। इन दोनों ऑप्शन में अजित पवार के कोटे के जितने मंत्री थे वो सब अनकंफर्टेबल थे। उनको लगा अजित पवार पार्टी को शरद पवार के साथ लेके जा रहे हैं, यदि ये शरद पवार के साथ गए और हम कांग्रेस में चले गए सब कांग्रेस के साथ, तो हमको मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ेगा। सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता था। और दूसरा डर उनको था, यदि शरद पवार को अजित पवार लेके बीजेपी के साथ आ गए तो शरद पवार के कम से कम 5-6 लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा, तो अजित पवार के 5-6 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि अजित के कोटे तो मंत्री, अजित का कोटा तो अजित के कोटे में एडजस्ट होंगे बाकी। बिल्कुल। तो कोई इस्तीफा भी देना नहीं चाहता था। और जैसी अजित पवार की मृत्यु हो गई, तुरंत पार्टी का विलय को तो छोड़ दीजिए, ये जो सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, ये लोग तुरंत जाके मिल लिए देवेंद्र फडणवीस से। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि भैया अब पार्टी सब जो है सुनेत्रा जी को बनाओ। ये बीजेपी के ट्रैप में आ गए। टेम्परेरी वो बैंडेड सॉल्यूशन है, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, 4-6 तो महीने अभी में क्या हो गया, नहीं, अभी सुनेत्रा पवार को बना दिया इन्होंने उप मुख्यमंत्री, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी। फाइनेंस मिनिस्ट्री रखी बीजेपी ने अपने पास। अच्छा, अब बीजेपी कुछ भी करे राष्ट्रवादी के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ले ले और एक आध दो मंत्रालय ले ले, इनको बोलने के लिए कोई स्थिति नहीं है। दे आर पावरलेस नाउ, क्योंकि उनके लिए लड़ने वाला और जिसका एक इम्पैक्ट था वो था अजित पवार। नहीं तो ये अजित पवार के 40 लोग पार्टी छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं होता। 131 उनके हैं बीजेपी के और 54 शिवसेना के हैं, शिंदे के, आपके मित्र के। तो दोनों मिलके 174-75 हो जाते हैं और 145 का मेजोरिटी फिगर है। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर लोग पूछेंगे सरकार को फर्क नहीं पड़ता था तो फिर अजित पवार को क्यों साथ में ले लिया? क्योंकि अजित पवार सरकार के बाहर ज्यादा तकलीफ देते, इसलिए साथ में लेके बैठे। वो ही वॉज अ फायर ब्रांड और वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, कुछ भी हो। एग्जैक्टली। एक अभी देखिए पूरी महाराष्ट्र की कैबिनेट में इट इज दी ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन गवर्नमेंट नाउ। द ब्यूरोक्रेट्स रूल। There is not a single politician or a minister, including a chief minister and Eknath Shinde also, your friend, who controls bureaucracy. वो सब ब्यूरोक्रेसी के सामने उसने बोला सेक्शन सी सबसेक्शन डी में सर ओके ओके फाइन फाइन फाइन। अजित पवार एक ऐसे आदमी थे पूरे महाराष्ट्र कैबिनेट में where bureaucracy used to fear him. He was knowing the administration. He was into government for years and years. मेरे ख्याल 6 टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। 11 बार तो उसने बजट पेश किया है। हाँ, 11 बजट इसने पेश किया है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जी। वो जानते थे। अच्छा, फिर वो ऐसा नहीं था कि 11 बजे उठ जाए ना, सुबह 7 बजे से काम, कई बार 6 बजे ऑफिस में जाके बैठता था। मिनिस्ट्री में हड़कंप बजते थे कि सुबह 6 बजे मिनिस्टर आके गए बैठ गए। पीपल यूज्ड टू रन, भागो भागो, कोई प्यून नहीं क्यों नहीं खोल रहे, चौकीदार को बोलते थे खोल दरवाजा।
ये अब शरद पवार ने फिर से अपने आप को गियर अप कर दिया। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो मतदाता है या जो कार्यकर्ता है, उसको पवार चाहिए। सुनेत्रा हाँ। पवार अजित पवार की जगह नहीं ले सकती। शरद पवार हैज बिकम एक्टिव नाउ। बारामती में खुद काम अपने हाथ में ले लिया उन्होंने। ही विल हैंडल बारामती, ही विल हैंडल द पार्टी। और मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर महाराष्ट्र में बहुत सी चेंज देखने को मिलेगा आपको। ये जो वर्तमान राष्ट्रवादी कांग्रेस है अजित पवार की, 40 लोगों की, ये उनका आखिरी विधानसभा है। इसके बाद विधानसभा चुनाव जीतेंगे भी नहीं, पता नहीं, क्योंकि तब तक सारा कार्यकर्ता और सारा मतदाता जो है वो शरद पवार के पीछे खड़ा हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ एमजीआर करके तमिलनाडु में बहुत फेमस और बहुत जबरदस्त डायनेमिक पर्सन थे मुख्यमंत्री। He was a great actor, superstar and the chief minister. When he died, कुछ लोगों ने उनके पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया। वो 3 महीने भी नहीं टिक पाई। जयललिता हैड टू कम। उसके बाद एनटीआर थे आंध्र प्रदेश में। When he died, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो भी 2-4 महीने से ज्यादा नहीं टिकी। फिर चंद्रबाबू नायडू उनके जो दामाद थे, उनको आके पूरी पार्टी संभालनी पड़ी। बिल्कुल, ये कुछ फैक्ट्स है। सुनेत्रा जी कैसी करती है, क्या करती है, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज अ हाउसवाइफ। yeah, and now the NCP is remote is with the Fadnavis. हाँ, बीजेपी will run the राष्ट्रवादी कांग्रेस। हाँ, और बीजेपी जब भी दूसरी पार्टी चलाती है तो उसको खा लेती है। उसके अलावा इनके स्लीपर सेल भी तो उनके साथ मिले हुए हैं। ये प्रफुल्ल पटेल, ये करप्ट जो एविएशन मिनिस्टर था, सब। प्रफुल्ल पटेल क्यों गया? प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने क्या नहीं दिया? सब कुछ देने के बाद वो चला गया क्योंकि ईडी का डर था। सब कुछ छगन भुजबल को दिया शरद पवार ने, लेकिन वो भागे थे क्योंकि उनको भी जेल जाके वापस आ गए थे, फिर से नहीं जाना था। ये सब स्वार्थी लोग हैं। बिल्कुल। चले भाऊ, बहुत बहुत अच्छा लगा। समय हो गया। पहली बार मैं आप लोगों के रूबरू हूँ। आप लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया। अच्छा लगा। हम रेगुलर करेंगे। हर सप्ताह आएंगे। मैं अपना प्रील्यूड में बोलना भूल गया कि वीकेंड विद वानखेड़े है, और ये वीकेंड विद वानखेड़े रेगुलर चलेगा। और हम आपके लिए लेके आएंगे बिल्कुल क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर, बिना कोई लाग लपेट के, और स्ट्रेट के हकीकत क्या है वो लेके आएंगे बिना डर के। और वानखेड़े जी की, अपने भाव की खासियत ही ये है कि वो डरते नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं। दिल्ली में भी कांपते लोग इनके सामने आने को। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। चले, ओके बाबू, ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।